हेलो दोस्तों। उम्मीद है जेएसएससी सीजीएल की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी जो प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से लगा रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ रहा होगा। जिनका भी मार्क्स 90 प्लस जा रहा है उनका पेपर 2 का तैयारी बहुत अच्छा है। जिनका कम आ रहा है वो मेहनत कीजिए, अपने आप हो जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है। आप हमारी आम बोलचाल की भाषा है, इसको समझना बहुत आसान है। और बस सबसे ज़्यादा समस्या हो किसी का अगर हो रहा है, अगर हम अपनी बात करें तो मेरे सबसे ज़्यादा समस्या हो रहा है डेट तारीख याद रखने में। इतना सारा राइटर है, उनके जन्म तारीख, उनके माता पिता का नाम, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो कन्फ्यूजन कैसे दूर हो सकता है? मेरे ख्याल से वो कन्फ्यूजन दूर हो सकता है, एक ही काम है, प्रैक्टिस सेट से। ग्रामर में जो समस्याएं हो रही हैं उसके लिए ये सेट लेकर आए हैं जिसमें 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है ग्रामर का, सिर्फ और सिर्फ खोटा व्याकरण का क्वेश्चन है। और इसको डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर सेक्शन जो है वो पूरा कवर हो सके। तो चलिए अपनी पहले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। पहला सवाल है, विशेषण के कई गो भेद है? विशेषण का कितना भेद होता है? विशेषण के कई गो भेद है अगर पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि विशेषण के 2 भेद है कि 3 भेद है कि 4 है या 5 भेद है। विशेषण के 2 है, 3 है, 4 है या 5 भेद है। तो हम लोग बोलेंगे विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के हम लोग जानते हैं 4 भेद होते हैं। अब अगर ये जानना पड़े कि विशेषण के 4 भेद कौन कौन है तो बोलेंगे पहला गुणवाचक विशेषण, जो किसी के गुण के बारे में बताता है। गुण मतलब क्या होता है? गुण मतलब उसका अच्छाई खराबी, यही चीज़। कोई चीज़ कितना लंबा है, छोटा है, नाटा है, मोटा है, काला है, गोरा है, इस तरह की चीज़ों को बताने वाले जो शब्द हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या रहेगा तो संख्यावाचक विशेषण बोल देंगे। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें किसी चीज़ की मात्रा, जैसे 2 पहिला, 5 शेर, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो होता है परिमाणवाचक विशेषण में। और चौथा होता है संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या फिर सर्वनामिक विशेषण जो होता है वो चौथा है विशेषण के प्रकार है। गोला पटरू के डेहराय दे, यहाँ गोला शब्द के ला गई। दूसरा सवाल है, गोला पटरू के डेहराय दे, यहाँ गोला शब्द की ला गई। गोला शब्द का यहाँ पे क्या मतलब है? बोलेंगे जो गोला है वो संज्ञा को बता रहा है, विशेषण को बता रहा है, सर्वनाम को या कोई न है। सबसे पहले गोला का मतलब होता क्या है? गोला एक प्रकार का रंग है। गोला क्या है? एक प्रकार का रंग है। ठीक है, तो गोला एक प्रकार का रंग है जिसे तो वो कौन सा रंग होता है? तो वो रंग होता है केसरिया। केसरिया रंग को गोला कहते हैं। तो केसरिया पटरू मतलब जान ही रहे हैं। तो पटरू जो है, केसरिया पटरू के डेहराए दे, माने वहाँ उधर से हाँक दे इधर। तो यहाँ पे पटरू जो है उसकी विशेषता ये बता रहा है, कौन? केसरिया यानी गोला। तो गोला एक विशेषता बताने वाला शब्द है। तो गोला क्या हो गया? जो विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि जो विशेषण के भी विशेषता बताए वाला शब्द के का कहल जा है, तब क्या बोलेंगे? तो विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो कौन किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताता है। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। सारा कर स्त्रीलिंग रूप है। सारा मतलब सारा तेंदुलकर या फिर सारा अली खान नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे सारा का मतलब क्या हुआ? सारा मतलब यहाँ सार से है। सार मतलब समझ रहे हैं, पत्नी का जो भाई होता है उसको सारा बोला जाता है, सार बोला जाता है, साला कहते हैं। और यहाँ पे खोठा में सारा दिया हुआ है। तो साला का क्या हो जाएगा? साला का साली हो सकता है कि नहीं? साला रहेगा तो साली, लेकिन अगर सारा है तो सारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारी। सारा का होता है सारी। ठीक है, अब कहीं कहीं क्वेश्चन में सरहज दिया रहता है। अब साला का जो पत्नी होती है उसको सरहज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सारा का तो सारी होना चाहिए। ठीक है, तो सरहज कैसे हो जाएगा? तो इस तरह से यहाँ पे सारा का सारी बोलेंगे। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा एकर में कोनो नाय। आँख बंद करके मेरा नाम लेके मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खोठाए बचन माने की हवा है। खोठा में बचन का मतलब क्या होता है? क्या बचन मतलब भाषा होता है, बोली होता है, बात होता है या गिनती होता है? खोठाए बचन माने क्या होता है? तो खोठा में हम लोग जानते हैं एक वचन, बहुवचन, दो वचन होते हैं। एक वचन से एक के बारे में बोध होता है, बहुवचन से एक से अधिक के बारे में बोध होता है, तो उसको बोलते हैं गिनती। खोठा मतलब खोठाए में बचन मने का होता है? गिनती। संस्कार गीत मूल रूपे कई रकम के हवा है। संस्कार में गीत जो है मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार गीत जो होते हैं वो मूल रूप कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार गीत अगर हम लोग देखेंगे वो 2 रकम के, 3 रकम के, 4 रकम के या ई सब है।
तो संस्कार गीत में मूल रूप से रकम जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 2 रकम के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। हम लोग जानते हैं कि संस्कार तो 3 होता है, विवाह संस्कार, जन्म संस्कार और एक मरण संस्कार, 3 होता है। लेकिन उसमें जो गीत गाया जाता है तो मरण के अवसर पे गीत नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे संस्कार के रूप में जो गीत है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे गीत, संस्कार गीत 2 रकम होते हैं, एक विवाह संस्कार, एक जन्म संस्कार। आगे चलते हैं हम लोग, क्रिया के मूल रूप के कहल जाहे। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? मूल क्रिया कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, धातु कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं? बताइए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, लिख देते हैं एक वर्ड लिखना, ठीक है। लिखना एक क्रिया है। क्रिया मतलब क्या होता है? जिससे किसी काम के करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो लिखना यहाँ पे क्रिया है। अब इस लिखना में कभी कभी इस लिखना को हम लोग लिखता भी लिखते हैं, सेंटेंस के अनुसार, जैसा वाक्य है उसके अनुसार लिखता है या मुझे लिखना है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, लिख तो दोनों में सेम है, लास्ट में यहाँ ना और यहाँ ता, यही बदल जा रहा है, ना और ता। तो जो लिख दोनों का सेम है तो यही लिख क्या है? मूल रूप है क्रिया का। और इसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। संस्कृत व्याकरण जब आप लोग याद करते होंगे तो उसमें धातु रूप याद करते होंगे। लता का धातु रूप याद करें, मुनि का याद करें, वो सब शब्द रूप था। धातु रूप क्या होता है? पठ धातु रूप होता है, लिख धातु रूप होता है, पठतु पठती पठंत, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो लास्ट वाला सिर्फ चेंज हो रहा है, शुरू वाला बदल रहा है। तो उसी प्रकार क्रिया का भी मूल रूप है जिसे हम लोग धातु कहते हैं, जो चेंज नहीं होता है। मूल रूप मतलब क्या? जो मूल है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मछली के बहुवचन रूप हेताई। मछली के बहुवचन रूप क्या होगा? देखिए, जिस शब्द के लास्ट में ईकार जुड़ा हुआ हो उसको हम लोग अइन प्रत्यय जोड़ करके बनाते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, जिसके लास्ट में ई शब्द रहे तो उसे अइन प्रत्यय जोड़ के। सेट में क्या आंसर दिया है? सेट में ऐसा भी नहीं है कि कोई भगवान जो है वही छाप के सेट भेज रहे हैं हम लोग के लिए, खोटा है कि नहीं। सेट में भी गलत आंसर हो सकता है। तो मछली का मछरियन दे देता है कभी कभी, तो मछरियन नहीं होगा, मछरियाइन होगा, ठीक है। तो जिसमें ई शब्द रहे तो उसमें अइन प्रत्यय जोड़ करके बनाते हैं, और जिसमें आ लास्ट में रहे उसको हम लोग क्या करते हैं? आ लास्ट में रहे तो वइन प्रत्यय जोड़ के बना देते हैं। अइन प्रत्यय और वइन प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं। खोठाए वचन कै गो हवा है? खोठा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हम लोग अभी पढ़े हैं खोठा में वचन कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। कौन कौन होता है? एक वचन या बहुवचन। खोठा में द्विवचन का बात नहीं किया गया है। तो खोठा में एक वचन और बहुवचन 2 ही प्रकार के वचन होते हैं। बहुवचन बने के प्रत्यय है। बहुवचन बनने का प्रत्यय क्या है? वाइन है, आइन है, गुला गुलीन जोड़ के बना सकते हैं, गुला या गुलीन। तो गुला गुलीन जोड़ के बना सकते हैं, या ई सब, यहाँ पे आई नहीं है, ये ई शब्द है, तो ई साब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग तो वाइन जोड़ के भी बनाते हैं और आइन जोड़ के भी बनाते हैं और गुला या गुलीन जोड़ के भी बनाते हैं, ठीक है। तो बहुवचन बनाने के प्रत्यय क्या क्या हो सकते हैं? तो ये सब हो सकते हैं। अगला सवाल है कि एकर में कौन विशेषण से बनल भाववाचक संज्ञा लागे? विशेषण से बनल भाववाचक संज्ञा कौन है? तो इसमें हम लोग बोलेंगे विशेषण से बना हुआ भाववाचक संज्ञा कौन है? तो ये हो जाएगा थेथराली या फिर बोकाली या घिस्ताली, पगलाली। यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए, ये सब। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ई सब। चारों के चारों ऑप्शन जो है वो क्या है? विशेषण से बना हुआ है। विशेषण से बना हुआ ये चारों शब्द है। कैसे? तो बोलेंगे थेथर से थेथराली हो गया, बोका से बोकाली हो गया, पगला से पगलाली हो गया, ठीक है, पागल से पगाली हो गया, और उसके बाद घीसर से घिस्ताली हो गया। तो इस तरह से शब्द हम लोग बनाते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर सवाल में कि एकर में कौन क्रिया के बनवल भाववाचक संज्ञा है? क्रिया के बनवल भाववाचक संज्ञा इसमें कौन है? पढ़ेक, बुझेक, जनवेक या ई सब। जिसके लास्ट में एक लग गया तो समझिए वो क्रिया था, लेकिन उसको अब भाववाचक संज्ञा में बदल दिया गया है। क्या लगा करके? तो एक प्रत्यय जोड़ करके। तो यहाँ पे पढ़ेक, बुझेक, जनवेक सब में है,
तो यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे ई सभे। व्याकरण जब आप पढ़ रहे हैं कहीं नोट से, अगर नोट से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका आप लोग ये ट्रिक निकालने का कोशिश कीजिए जिससे कि वो ज़्यादा समय तक दिमाग में रहे। सिर्फ पढ़ के और उसको समझ के निकल जाने से वो दिमाग में वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इस तरह से एक प्रत्यय इसमें जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं कि भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं। जैसे बोलेंगे पढ़ेक, बुझेक, जनवेक, ये सब है। जानना से जनवेक, पढ़ना से पढ़ेक, बुझाना से बुझेक, तो ये सभी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम रूप हके। दूरवर्ती मतलब दूर का, और निश्चय मतलब जो निश्चित है, जैसे दूर पे कुछ रखा हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं ऊ, जैसे ऊ का रखल हुआ, वहाँ बोलते हैं कि नहीं। ई तो नज़दीक का चीज़ है। फिर हुआ, हुआ कुछ है, या फिर हिया, तो हिया मतलब ये भी नज़दीक है। तो दूरवाचक अगर निश्चयवाचक का बोध हो, दूरवर्ती दूर पे भी है और निश्चयवाचक है, उका वहाँ है रख ले, तो यहाँ पे हम लोग ऊ का जो बोलेंगे वो दूरवाचक निश्चयवाचक का है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तोहिन के शाब्दिक रूप की हवे। संबंध कारकीय रूप। तोहिन का संबंध कारकीय रूप क्या है? देखिए, तोहिन से हम लोग किसी चीज़ को संबंध बताते हैं। तोहिन मतलब क्या हो गया? तोहिन मतलब तुम लोग, ठीक है। तोय से बहुवचन है तोहिन। तोय का बहुवचन क्या होता है? तोहिन। तोय मतलब तुम, और तोहिन मतलब एक से ज़्यादा लोग जब रहते हैं उन लोग को हम बताते हैं। तो तुम लोग जब बोलना है तो उसको खोटा में तोहिन कहा जाता है। अब यहाँ तोहिन का किसी चीज़ से संबंध अगर हम लोग बताना है, जैसे तोहिन किताब हो गया, तो पहला वाला तो सही है सर, ऐसा सेंटेंस तो सुने हैं। तोहिन कर, तोहिन कर गेल हल ही, कल गेल रही तोहिन, तोहिन से कर, तो इस तरह से। अब यहाँ तोहिन कर बोलिए या तोहिन अलग कर बोलिए, तोहिन कर, तो इस तरह से ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो सभे है वो इसका हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस जो है, वर्ड अगर दिया है और इसका संबंध कारक मतलब किसी चीज़ से संबंध बताना, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं? ये सभे जो है वो करते हैं। विशेषण के कै गो भेद बतवल गेल है। विशेषण के कै गो भेद है? 2 गो, 3 गो, 4 गो या 5 गो। विशेषण के कै गो भेद है? तो विशेषण के 2 गो भेद है कि 3 गो है कि 4 गो है कि 5 गो है? अभी हम लोग देख चुके हैं, पहला क्वेश्चन मेरा यही था, फिर से रिपीट हो गया। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। खोठा में मुख्य रूप से कई गो लिंग के विधान है। खोठा में मुख्य रूप से कितना लिंग है? तो हम लोग जानते हैं खोठा में कितना लिंग होते हैं? 5 गो होता है कि 2 गो होता है कि 3 गो कि 6 गो होता है? तो खोठा में मुख्य रूप से 3 लिंग होते हैं। जैसा कि हिंदी व्याकरण में भी 3 ही है, तो खोठा में भी 3 ही है। जैसे कि कौन कौन है? तो हम लोग बोलेंगे खोठा में व्याकरण जो लिंग है वो होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। लेकिन हम लोग को एक चीज़ ये याद रखना है कि खोठा में जो लिंग है वो, अच्छा आगे क्वेश्चन आया है, अभी एक्सप्लेन कर देंगे, तो आगे वाला में फिर बताइए दीजिएगा आप लोग, इसलिए अगले वाले में एक्सप्लेन करते हैं। खोठा में लिंग विधान है। खोठा में जो लिंग है उसका विधान मतलब वो किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये काल्पनिक है, वास्तविक है, लिंग विधान है? और लिंग विधान नखे मतलब लिंग विधान, लिंग का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, कि कौनों आधारे न, कि किसी आधार, दुयो ए और बी दोनों मतलब काल्पनिक और वास्तविक दोनों है। तो हम लोग बोलेंगे कि खोठा में जो लिंग का विधान है वो काल्पनिक नहीं है, क्या है? वास्तविक रूप से लिंग का विधान खोठा में है। तो हम लोग अब चलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? खोठा में लिंग विधान है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या? तो वास्तविक है, ठीक है। खोठा में लिंग का विधान कैसा है? तो बोलेंगे वास्तविक है। आगे चलते हैं कि छौआ कौन लिंग है? नहीं सॉरी, 17 नंबर क्वेश्चन है कि खोठा लिंग जो है वो किस आधार पे है? शब्द के आधार पर है, वस्तु के आधार पर है, दुयो आधार है, कौनों आधार है नाय? खोठा में लिंग जो है वो किस आधार पर है? तो शब्द के आधारे है कि वस्तु के आधारे है, दुयो है या कौनों आधारे नाय है? तो खोठा में जो लिंग है वो किस आधार पर है? तो हम लोग जानते हैं कि खोठा में जो लिंग है वो शब्द के आधार पर कोई लिंग नहीं होता है, किसी भी शब्द का कोई लिंग नहीं होता है, ठीक है। खोठा में जो है वो वस्तु के आधार पर है, वस्तु कैसा है इस आधार पर लिंग निर्णय होता है। कैसा है वस्तु कहने का मतलब क्या है? जो बड़े प्राणी हैं उसका लिंग तो आपको मिल जाएगा, जैसे जनी का मर्द, काका का काकी, बाघ का बाघिन, ठीक है।
ये सब तो मिल जाएगा, लेकिन छोटे प्राणी जो है, छोटी वस्तु जो है, उसका लिंग आपको नहीं मिलेगा। जैसे पिपरी, गोजर, सांप, मच्छर, बेंग, चिरैं, ये सब का लिंग हम लोग को खोठा में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए इन सब को नपुंसक लिंग में डाल दिया जाता है, मतलब इनका कोई लिंग नहीं है, तो इनको नपुंसक लिंग में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे खोठा लिंग जो है वो वस्तु के आधार पर होता है, किस प्रकार का वस्तु। छौआ कौन लिंग है, छौआ किस प्रकार का लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। तो छौआ जो है उससे ये पता नहीं चल रहा है कि वो लड़का है कि लड़की, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं। जैसे चाइल्ड जो है, चाइल्ड, चिल्ड्रन, उसमें भी ये नहीं पता चलता है कि कौन सा है वो। ठीक है, बच्चा, बच्चा जो स्त्रीलिंग है या क्या है, नहीं हम लोग बता सकते। तो छौआ यहाँ पे दुयो हो जाएगा, स्त्रीलिंग भी है और छौआ जो है वो पुल्लिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे बेटा छौआ, बेटी छौआ, दोनों में इस्तेमाल होते हैं, है कि नहीं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। बेटा गिदर के स्त्रीलिंग देखिए, बेटा गिदर, यहाँ गिदर गलत लिख दिए हैं, इसमें गिदर के जगह हम लोगों को पढ़ना क्या है, गिदर के जगह बेटा छौआ, गिदर के जगह पे बेटा छौआ का इस्तेमाल करना है। इसमें भी बड़ा लफड़ा है, एन एस ओने टच हो जाएगा तो क्या से क्या आ जाएगा। बेटा छौआ के स्त्रीलिंग की है, बेटा छौआ का मतलब होता है बेटी छौआ, बेटी छौआइन, बेटी छौवी या बेटी छुआइन, क्या हो जाएगा। तो बेटा छौआ अगर है तो उसका इसमें बेटा गिदर है, अगर वही सेम चीज़ है बेटा गिदर का बेटी गिदर हो जाएगा, या फिर बेटा छौआ अगर है तो उसमें बेटी छौआ हम लोग इसका कहेंगे। ठीक है, बेटा छौआ का क्या होता है, तो बोलेंगे बेटी छौआ। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, संबंध कारक खातिर। अब लिंग के आधार पर देखिए कुछ चीज़ हम बता देते हैं। जैसे खोठा का लिंग विधान जो है हिंदी और उर्दू भाषाओं की तरह काल्पनिक नहीं है, वो क्या है, वास्तविक है। हिंदी और उर्दू भाषाओं में खोठा लिंग जो है वो काल्पनिक होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो वास्तविक, जैसे बहुत चीज़ों का हम लोग कल्पना करते हैं, ठीक है, हिंदी में, लेकिन खोठा में ऐसा नहीं है। खोठा में वास्तविक होता है, जो सामने जो है उसी के आधार पर उसका लिंग निर्धारण कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो आँख और पुस्तक स्त्रीलिंग है और नयन और ग्रंथ जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन जबकि खोठा में ऐसा नहीं होता है। खोठा में वस्तु के आधार पर लिंग का विधान होता है और वास्तव में यह नर प्राणी जो पुल्लिंग कहलाते हैं और जो मादा है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। और इसमें केवल प्राणी, और वो भी वैसे प्राणी जो बड़े आकार के होते हैं, बड़े प्राणियों के लिए ही लिंग का विधान खोठा में है। समझ गए। तो इस प्रकार खोठा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे नपुंसक लिंग में हो जाएगा सूप, खरई, टुंगरी, मांदर। ठीक है, और उसके बाद फिर अब जैसे हिंदी का रहेगा तो सूप से हम लोग बना सकते हैं, सूप बड़ा है, सूप छोटी है, सूप बड़ी है, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन खोठा में सूप का हम लोग नहीं बना सकते हैं, सूप नपुंसक लिंग में डाल दिया जाएगा। रीझ, उसके बाद बीहा, बेथा, ये सब नपुंसक लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग का इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे तो पुल्लिंग में हो जाएगा बरद, मरद, बाघ, बोर, सियार, तेली, लोगदा, कुम्हार, पाड़े, उसके बाद छोड़ा, बूढ़ा, ये सब जो है पुल्लिंग का इस्तेमाल हो जाएगा। और स्त्रीलिंग की बात अगर हम लोग करते हैं तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा क्या, जैसे बाघिन, कन्याई, उसके बाद है सियारिन, तेलिन, लोगदिन, कुम्हारिन, पड़ियाइन, छोड़ी, बूढ़ी, चोरनी, ये सब इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे शब्द संबंध कारक खातिर में चिन्ह हवा है। संबंध कारक के लिए कौन सा चिन्ह होता है, क्या संबंध कारण के लिए हम लोग ले या से का इस्तेमाल करते हैं, या ए और बी दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं, या कौन होना है। तो इसका हम लोग बोलेंगे संबंध कारक खातिर यहाँ पे चिन्ह कौन होना है। ये सब दोनों जो है संबंध कारक का चिन्ह नहीं है। ले और से जो है अपादान कारक का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका अपादान कारक होता है, संबंध कारक में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, इकर और इकर में क्या फ़र्क है। एगो बड़ी ई से है, एक छोटी ई से है। इकर और इकर में की फ़र्क है। तो इकर का मतलब होता है, इकर का मतलब क्या होता है, मतलब इधर, इस तरफ। इकर का अगर हम लोग बोलेंगे तो इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इकर है शुरू वाला, वो एक प्रकार का क्या है, अव्यय हके। और इकर जो है, जो छोटी ई से स्टार्ट हुआ, सर्वनाम हके, या इकर संज्ञा हके और इकर क्रिया है, कोनो फर्क न है, दोनों एके है। फिर इकर आदर सूचक सर्वनाम है और इकर अंदर सूचक सर्वनाम हके।
तो दोनों में अंतर क्या है? तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें अंतर ये है कि ईकर जो है, ईकर मतलब इस तरफ, तो ये एक प्रकार का अव्यय है। लड़का के लिए अव्यय क्या होता है? अव्यय ये होता है जो लिंग के आधार पर ना बदले। लड़का के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं वही शब्द को लड़की के अनुसार ही इस्तेमाल करते हैं। ई करे आओ, ए छोड़ी ई करे आओ, अरे छोड़ा ई कराओ, दोनों के लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ईकर जो है वो एक अव्यय है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अव्यय हवय है, लेकिन अगर यही हम लोग बात करते हैं ईकर एक अव्यय है, लेकिन ईकर जो है वो क्या होता है? सर्वनाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बोढ़ाइन के उन्नार्थक शब्द लागे। बोढ़ाइन वो बढ़नी वाला है, तो बोढ़ाइन का क्या हो जाएगा? बोढ़नी। ठीक है, बोढ़ाइन का बोढ़नी कहते हैं। आगे चलते हैं, टूपा का उन्नार्थक शब्द क्या है? उन्नार्थक शब्द का याद करते रहिए, रटते रहिए उसको। टूपा का क्या होता है उन्नार्थक शब्द? तो टूपा का उन्नार्थक शब्द जो होता है वो क्या होता है? टुपली होता है कि टुपाली होता है कि टुपल होता है या टूपा होता है? तो टुपल का उन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा? टुपली। ठीक है, टूपा का उन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा? टुपली। टूपा का उन्नार्थक शब्द टुपली हो जाएगा। ईटा ककर खातिर आनल ही। ईटा जो है वो ककर खातिर आनल ही, यहाँ पे जो है वो किस प्रकार का शब्द है? संकेतवाचक विशेषण है इसमें कि संज्ञा है, क्रिया है या सर्वनाम है? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसमें क्या है, ये एक ईटा जो है वो सर्वनाम है। ठीक है, आगे चलते हैं 25वां नंबर सवाल पे। राजाक बगीचाए, बगीचाए ढेर किस्म के फूल है। एकर में राजाक और बगीचा कौन कौन कारक विभक्ति है? राजाक में कौन सा कारक विभक्ति है? बगीचाए में कौन सा विभक्ति है? राजाक बगीचाए ढेर किस्मिक फूल है। राजाक जो है वो मतलब, राजाक मतलब क्या हुआ? राजा के, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के को लिए, तो याद कारक विभक्ति अगर याद है तो आप फटाक से बना दीजिएगा। तो संबंध में यहाँ पे बोल रहे हैं संबंध का के की, तो यहाँ राजाक मतलब क्या हुआ? राजा के, तो यानी संबंध कारक हो गया। आगे चलते हैं, बगीचाए ढेर किस्मिक फूल, यानी बगीचाए मतलब बगीचा में, तो में किस में होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर। ठीक है, तो अधिकरण कारक, यानी कि ऑप्शन एक पहला राजा के यानी कि संबंध, और दूसरा हो जाएगा अधिकरण में पर यानी में, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा सी, अधिकरण में। तो इस तरह से अगर आपको कारक विभक्ति याद होगा पूरा 8 कारक विभक्ति, तो आप आराम से ये सवाल बना दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये 25 क्वेश्चन का जो सेट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या चलते हैं, एक राइटर के बारे में जो हम लोग शुरू से चलते आ रहे हैं, हमारा जो राइटर पढ़ना है उनमें से एक राइटर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आज के जो हमारे राइटर हैं वो हैं विश्वनाथ नागर के बारे में हम लोग देखेंगे। विश्वनाथ नागर जो है वो एक छायावादी कवि हैं। विश्वनाथ नागर कौन है? छायावादी कवि हैं, और इनका जन्म 7 जनवरी 1939 को हुआ था। विश्वनाथ नागर का जन्म कब हुआ था? 7 जनवरी 1939 को। और कहाँ हुआ था? तो मुदा गांव, धनबाद में। धनबाद में एक गांव है मुदा, वहीं पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम जादू रवानी था और इनकी माता का नाम फूलमणि। किनकी माता का नाम? विश्वनाथ नागर। विश्वनाथ नागर के पिताजी का नाम जादू रवानी और माता का नाम फूलमणि देवी था। इन्होंने शिक्षा इंटर तक पढ़ाई किए थे और फिर खेती का काम करते थे। श्रीनिवास पानुरी के खोटा साहित्य समिति के सचिव बनाए गए थे। श्रीनिवास पानुरी ने जब खोटा साहित्य समिति बनाया तो उस समय इसके ये सचिव बनाए गए थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं, रंगा लाठी जो कि एक गीत संग्रह है, डिंडल पाता यह एक कविता संग्रह है, और रंगा लाठी जो है इनकी पहली कविता संग्रह है। ठीक है, तो पहली कविता संग्रह कौन सा है? रंगा लाठी। किसका लिखा हुआ? विश्वनाथ नागर का। उसके बाद डिंडल पाता भी है, और उसके बाद सुलग साय जो है वो कर्ण के ऊपर लिखा हुआ है। सुलग साय जो 11 पर्व इसमें है, पर्व या सर्ग जो बोलते हैं वो 11 है। किसका? सुलग साय का। और वो किस पर है? कर्ण के ऊपर लिखा हुआ है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो विश्वनाथ नागर का। ये किस प्रकार के कवि हैं? छायावादी कवि हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था? जादू रवानी था। माता का नाम क्या था? फूलमणि था। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी पहली जो कविता संग्रह था वो कौन था? रंगा लाठी था। खयाम तोर मधुर गीत, ये इनके द्वारा रचना है। भादर मास साछी, ये कविता है। झिंगा फूल जो पढ़ना था हम लोग को, झिंगा फूल कविता गीत संग्रह है। ठीक है, आगे चलेंगे। सुलग साय का अर्थ क्या होता है? सुलग साय जो ये कर्ण के ऊपर लिखे तो इसका मतलब है अग्निपुत्र, जो कर्ण के जीवनी पर है। अंगराज्य
वर्तमान में, और ये कर्ण कहाँ का राजा था, तो अंग का राजा था। आज के अंग राज्य जो है आज का वर्तमान भागलपुर है, ठीक है। तो ये विश्वनाथ नागर के ऊपर एक छोटी सी थी जिसके बारे में हम लोग देख लिए हैं। तो इस तरह से जो है हमारा एक राइटर जो है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। राइटर का सबसे इम्पोर्टेंट है जीवनी याद रखना, वो बहुत मुश्किल काम है लेकिन बार बार याद करते रहिएगा। एक जगह बना के कहीं चिपका दीजिए और चिपका के उसको कर दीजिए। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हो आपको। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को धपाधप, क्योंकि जानते ही हैं, क्योंकि अगर लाल बत्ती चाहिए तो मेरे चैनल का लाल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा है। ये हमारे खोटा सीरीज का 10वां था और इस तरह से लगभग 150 से तो ऊपर क्वेश्चन हो ही गया है सब मिला करके। आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन मिलते रहेगा। टोटल क्वेश्चन हम लोग 5000 क्वेश्चन का किए हैं। 5000 नहीं भी तो कम से कम इतना क्वेश्चन तो ज़रूर कर लेंगे कि हम लोग आगे अपनी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। बहुत जल्द कर्मा जो है भाई बहन का त्यौहार, कर्मा त्यौहार, उसके ऊपर वीडियो लेकर के आने वाले हैं। उसका पूरा जो है क्वेश्चन वो तैयार हो चुका है। अगला वीडियो कर्मा के ऊपर रहेगा, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।